हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे। इस बुक का नाम है भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, और आज हम इस बुक का अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे और अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और इस अध्याय का आज हम पाठ 12 देखेंगे। ठीक है, इस अध्याय के 11 पाठ हमने पढ़ लिए। अध्याय बड़ा होने की वजह से हम इसको अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आज इस अध्याय का पाठ 12वां है और 11 हमने पढ़ लिए। इसके बाद एक 13वां पाठ और आएगा और फिर अध्याय फर्स्ट कंप्लीट, और इसके बाद अध्याय सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपलब्धियां वैदिक काल से महाजनपद काल। ठीक है, वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है और यही वैदिक सभ्यता का आधार स्तंभ है। ठीक है, इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का प्रयोग जातिवाचक न होकर गुणवाचक के रूप में किया जाता था, यानी कि आर्य कोई जाति नहीं थी, उनके गुण थे। ठीक है, और आर्य जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम या श्रेष्ठ। ठीक है, वेदों से हमें इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेदों में विशुद्ध ज्ञान भरा हुआ है। इनकी भाषा संस्कृत थी। वेदों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी, जिसे देववाणी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कतिपय पश्चिमी विद्वानों ने आर्य को बाह्य आक्रमणकारी बताकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया। आर्य यही के निवासी थे, भारत के। वैदिक साहित्य में आर्य को कहीं पर भी विदेशी नहीं कहा गया, यानी कि आर्य विदेशी नहीं थे, आर्य भारतीय थे। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए नदियों को देवी माँ कहा है। आर्य बाहर से नहीं आए बल्कि यही से संपूर्ण भारत में ईरान और यूरोप की ओर गए। ठीक है, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रमाण भारतीयों का इस क्षेत्र में प्रचार होना का प्रमाण है, यानी कि जो मध्य एशिया में है वह भी भारतीय संस्कृति पाई जाती है। इसका मतलब भारत है जो मध्य एशिया तक भी पहुँचे थे। नवीन अनुसंधानों से सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता में कई समानताएं उजागर हुई है। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, यानी कि ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है, ठीक है, उसमें 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें पूर्व में गंगा व पश्चिम में कुंभा काबुल नदी शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा एवं साहित्यिक समृद्धता। ठीक है, संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का वैभव है और इस जैसी परिपूर्ण भाषा संसार में अन्य कहीं नहीं है। संसार के प्राचीनतम वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत व्याकरण आज भी उतनी ही वैज्ञानिक है। आज अधिक संख्यक भाषाओं का आधार संस्कृत व्याकरण ही है। प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया उतना अन्य किसी भाषा में नहीं लिखा गया। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ, जिसकी प्रशंसा मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर में की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक दृष्टि से भारत में अत्यधिक समृद्धि थी। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं किया गया हो। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है।
हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उनका वेदों में संकलन किया गया है, इसलिए वेदों को संहिता कहा गया है। प्रारंभ में इनको लिपिबद्ध नहीं किया गया, मौखिक रूप से सुनाकर इन्हें निरंतर रखा गया, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया। वेद 4 है, प्रत्येक वेद की संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। ठीक है, तो वेदों की संख्या 4 है। आगे हम सब पढ़ेंगे इनके बारे में। आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 अध्याय और 1028 सूक्त। इसमें छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियाँ हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता व ऋषि का उल्लेख है। कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार विषयों का वर्णन है। सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है, यानी कि सामवेद काव्य रूप में लिखा गया है। इसके 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं, शेष ऋग्वेद के हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। यज्ञों, कर्मकांडों व अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह यजुर्वेद में है। इसमें 40 अध्याय एवं शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल व कृष्ण। अंतिम वेद अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई, यानी कि वेदों की जो रचना है वह अथर्व ऋषि द्वारा की गई है। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। आगे बढ़ते हैं। अब है पुराण। पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है। पुराणांतर्गत इतिहास को विशेष महत्व दिया जाने लगा। पुराणों में हमें विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षा व उसके पुत्र है उग्रश्रवा को माना जाता है। प्रमुख पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण का नाम उल्लेखनीय है। ये महत्वपूर्ण पुराणों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में वंशावलियाँ मिलती है। इन्हें सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। ये दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। इनसे गुप्तों के इतिहास व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। पुराणों के अलावा 29 उपपुराण हैं। सूत्र साहित्य भी महत्वपूर्ण साहित्य है। इसके द्वारा ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक व धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें कला सूक्त प्रमुख है, जिसके 3 भाग हैं, स्रोत सूक्त, गृह सूक्त और धर्म सूक्त। वैदिक साहित्य में वेदांग स्मृतियाँ, जिसे धर्मशास्त्र कहा गया है, एवं महाकाव्य रामायण व महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। अब है राजनीतिक व्यवस्था, प्रमुख विशेषताएं। वैदिक काल में व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम व कुल, ये जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं इनका क्रम है। सबसे छोटी कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। ठीक है। राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम था। ये इस प्रकार अवरोही क्रम। एक राष्ट्र में कई जन थे। कुल का मुखिया कुलूप, ग्राम का मुखिया ग्रामी, विश्व का जो अधिकारी होता है वह विश्वपति, और जन का मुखिया है वह गोप है। ठीक है। देश या राज्य को राष्ट्र कहा गया, जिसका मुख्य राष्ट्र का जो मुखिया है वह राजा होता था। ठीक है। राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि
राजा का बेटा राजा। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि कभी कभी राजवंश से चुनकर राजा बनाया जाता था। लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप हमें उस समय भी दिखाई देता था, यानी जो राज्य था वह लोक कल्याणकारी भावना से युक्त था। अब है आगे, राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। जनता राजा को कर देती थी, जिसे बलिहत कहा जाता था। ठीक है, ये कर का नाम है बलिहत कर। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में पंचजना का अनेक स्थानों पर मिलता है। जो पंचजना, इसका उल्लेख अनेक स्थानों में मिलता है। 5 प्रमुख जन थे: अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं दुय्यम। ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का भी उल्लेख मिलता है, जो 10 युद्धों के नाम से जाना जाता है, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। भरत जन के राजा सुदास का रावी यानी कि पुरुषनी नदी के तट पर 10 जनों के राजाओं के साथ युद्ध लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई, यानी कि सुदास अकेला और बाकी सामने 10 जनों के राजा थे, उनके बीच जो युद्ध लड़ा गया, जिसे 10 राज्य युद्ध कहा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। 10 राजाओं में पंचजन के अलावा अलिन, पक्त, मलानस और आगे हैं विषाणी व शिव जनपद थे, और इसके अलावा ये जो 5 जन। ठीक है। ऐसी मान्यता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। इसलिए विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित कर सुदास से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इसमें सुदास की विजय हुई। राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए पुरोहित व सेनानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है सभा व समिति। जो सभा व समिति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको पढ़ते हैं। ऋग्वेद व अथर्ववेद दोनों में ही सभा व समिति का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के राजनीतिक संगठन के महत्वपूर्ण घटक की और राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाले संस्थाएं थी, यानी कि जो राजा निरंकुश रूप से शासन न करे, इसलिए सभा व समिति की स्थापना की गई थी। विद्वानों के अनुसार समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा प्रतीत होती थी, जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था थी, जिसमें श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। ऋग्वेद में सुजात, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, जो राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य में सहयोग करती थी। आगे बढ़ते हैं। अब है महाकाव्य काल। रामायण व महाभारत प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनसे भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी थी। ठीक है। यह है ऋषि वाल्मीकि और यह है महर्षि वेदव्यास। ठीक है। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वेदव्यास ने महाभारत की। ठीक है। अब पढ़ते हैं इनको। राजा का पद वंशानुगत था, उसके साथ वैदिक जो सिद्धांत की भी झलक मिलती है। जो वैदिक सिद्धांत है, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वैदिक सिद्धांत की भी झलक मिलती है। लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। ये सभा व समिति को हम पढ़ रहे हैं। धर्म, कर्तव्य एवं प्रजा हित से बंधा हुआ था। राज्याभिषेक के समय राजा को धर्म पूर्वक प्रजा के पालन करने की शपथ लेनी होती थी। शारीरिक दोष होने पर बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया जा सकता है। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद एवं सभा का अस्तित्व था। महाभारत काल में
मंत्रिपरिषद के 18 विभागों को तीर्थ कहा गया। इस समय कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें गणराज्य हैं अंधक, वृष्णि, कुकुर और भोज प्रमुख थे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक अन्य नए वीडियो में।